नमस्कार, मैं शशांक मिश्र हूं अमर उजाला के लिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी के पास। हमारे पास जिले से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो नई नीतियां, नए कानून और नई योजनाओं पर काम हो रहा है उस पर क्या स्थितियां हैं। नमस्कार डीएम साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि यहाँ ये जो नोएडा और एनसीआर का इलाका है, ग्रेटर नोएडा योजना प्राधिकरण, इसमें हाईराइज बिल्डिंग्स ढेर सारी बन रही हैं। आपकी ओर से एक चिट्ठी भेजी गई प्राधिकरणों को कि जो बेसमेंट का निर्माण करें वो तो उसमें भूगर्भ से एक बार परमिशन ले लें, उसकी जांच हो जाए। अभी एक मामला आया भी था योजना प्राधिकरण जिसमें आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट का भी आदेश किया है, तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है और कैसे इसको हम लोग ठीक करेंगे? देखिए, ये कई जगहों से इस तरह की बात आई थी कि जब बेसमेंट में खुदाई करते हैं तो जहाँ पे जल स्तर थोड़ा ऊपर होता है वहाँ पानी आने लगता है और कई बार कई बिल्डर्स उसमें फिर इलीगल तरीके से बोरिंग करके उस पानी को निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने इधर कई एनफोर्समेंट की कार्रवाई, चाहे जुर्माना लगाना हो, चाहे FIR करना हो, वो सब किया। लेकिन जब उसके डीप में हम लोग गए तो ये भी बात समझ में आई कि वो जिस गहराई में खुदाई कर रहे हैं उसका लेआउट मैप अप्रूवल अथॉरिटीज ने किया हुआ है। अगर सपोज किसी को 10 मीटर गहरा खोदने का परमिशन अगर मिला है तो वो 10 मीटर तो खोद रहा है। अब पानी अगर 8 मीटर में निकलना शुरू हो गया तो अब इसको टेक्निकली कैसे मैनेज करना, इसी के लिए हमने अथॉरिटीज को ये पत्र भी लिखा था कि कोई भी बेसमेंट की अप्रूवल देने के पहले या मैप सैंक्शन करने के पहले एक बार जो वाटर लेवल का स्ट्रेटा है उसको जरूर चेक करा लिया जाए साइंटिफिकली और टेक्निकली कि कहाँ तक, हालांकि बिल्डिंग बन सकती है गहरी लेकिन स्ट्रक्चरली सेफ होना चाहिए। जैसा आपने भी जिक्र किया, एक यमुना प्राधिकरण में एक बिल्डिंग है तो उसको भी हमने अथॉरिटी को भेजा है कि उसका एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी का ऑडिट कराया जाए ताकि कोई भी बिल्डिंग बने तो फ्यूचर के लिए सुरक्षित हो और जल का दोहन गलत तरीके से न हो। यही हम लोग की मंशा थी और इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने पत्राचार किया है। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल मामला है, तो हमारा तो जो ऑब्जर्वेशन था वो हम लोगों ने भेजा है, तो टेक्निकल टीम से स्टडी करके इसमें कुछ करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। एक सरकार ने अभी लिफ्ट एक्ट को लागू किया है और आपने भी टीम बना दी है, आपके अध्यक्षता में टीम बनी हुई है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गौतम नगर जिले में अभी इसको रुझान नहीं आ रहे हैं। जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं अभी उनकी ओर से भी कोई पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो हम इसको कैसे, क्योंकि 3 महीने का टाइम बीत गया है। नहीं, इसमें 6 महीने का टाइम था और इसमें जब जियो आया था तो जियो आते ही हम लोगों ने एक मीटिंग करके जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, मेनली तो इसमें जो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसी में ज्यादा ये इसका प्रभाव है, तो उन सारे AOAs के पदाधिकारियों को बुला के उनकी मीटिंग करके सबको सेंसिटाइज किया गया था और इसका पंजीकरण स्टार्ट भी हो गया। हालांकि पोर्टल अभी स्टार्ट नहीं हो पाया लेकिन ऑफलाइन पंजीकरण अभी हम लोग सारी सूचनाएं ADM फाइनेंस हैं इसके नोडल ऑफिसर और AD हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के, वो भी इसको देखते हैं। तो इन दोनों लोगों के कार्यालय में कभी भी कोई भी आके एक प्रोफार्मा हम लोगों ने सबको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, उसमें भर भर के लोग सूचनाएं भी दे रहे हैं। तो काफी संख्या में लोगों ने सूचनाएं इकट्ठा करा दी हैं, हमारे पास हमारे कार्यालय में आ गई हैं। और लिफ्ट एक्ट में ये भी था कि जो भी शिकायतें आती हैं कहीं पे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम या किसी कारण कोई फंस गया, कोई बात हो गई, तो एक मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अथॉरिटी के अधिकारी रहे और कई अन्य विभागों के अधिकारी के साथ जांच करके और उसमें प्रभावी कार्रवाई किए जाने की बात की गई। तो उसमें भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये है कि अब थोड़ा सा और इसमें लोगों में जागरूकता आ जाए और 100%, क्योंकि 6 महीने का टाइम है। हाँ, बात करें तो सबसे ज्यादा समस्या यही आती है सोसाइटियों में कि लिफ्ट ब्रेक कर गया या लिफ्ट गिर गया। तो अभी 6 महीने का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ। तो इसीलिए अभी हम लोग कोई पीनल एक्शन अभी नहीं ले रहे। अभी हम लोग अवेयर करके सबको जो चेकलिस्ट है उसके हिसाब से सूचनाएं ले रहे हैं। एक बार जब सारी सूचनाएं आ जाती हैं और उसके बाद फिर हम आगे। हम लोगों ने बेसमेंट की बात की हम लोगों ने, तो आपने पिछली बार जांच कराई थी अभी और रेन हार्वेस्टिंग जो बने हुए हैं उसमें 80% बंद मिले थे और चूंकि अब ठंड का मौसम है, फिर गर्मी आएगी और 5-6 महीने बाद नहीं, ये लोग इसको हम लोगों ने टेकअप किया है और इसमें पहली बार तो ये ऑडिट हुआ था तो हमें ये भी बड़े चौंकाने वाले चीजें सामने आई कि जो चीज पेपर पे चल रही थी, हर सोसाइटी कह रही थी कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कई कमियां मिली हैं
और इसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ों में थोड़ा सुधार होगा। तो क्या वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं उनके उन पर कार्रवाई के साथ साथ जो भूमाफिया का आपका एक जो है उससे कुछ हम लोगों की वैसे प्लानिंग है, या उसको कैसे हम रोकेंगे डूब क्षेत्र में जो अवैध निर्माण कब्जे हो रहे हैं? देखिए, इसमें अभी हम लोगों ने क्योंकि डूब क्षेत्र में बहुत समय से रजिस्ट्री पे रोक लगी हुई थी, हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अब चीज़ें बदल गई। एनफोर्समेंट की जो कार्रवाई है वो हमें और तेज करनी थी। हालांकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बहुत सारी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है जो भी डूब क्षेत्र में इन लोगों ने निर्माण किया हुआ था, और आगे भी हम लोग एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते रहेंगे। ये तथ्य भी प्रकाश में आया कि कुछ ही लोग हैं जो कि वहाँ पे डीलिंग करते हैं और ब्रोकर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, एडवर्टाइज करके लोगों को बेवकूफ बना के और गलत तरीके से उनको फंसाते हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करा रहे हैं और इन पे आगे आने वाले समय में भूमाफिया की कार्रवाई हो, गुंडा हो, गैंगस्टर हो, इस तरह की कार्रवाइयां भी हम लोग करेंगे। और डूब क्षेत्र में बड़े स्तर पे हमने अभी एसडीएम से आज मीटिंग करी थी, तो ये भी कहा है कि अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके, सिंचाई विभाग से कोऑर्डिनेट करके बड़े बड़े बोर्ड्स वगैरह वहाँ पे लगा दिए जाए, ताकि एक आम आदमी जो जाता है उसको क्या पता होता है कि डूब क्षेत्र में वो निर्माण नहीं कर सकता। सस्ता मिल जाता है, सस्ता मिलता है, वो बेचारा फंस जाता है। और इस चक्कर में जब वो निर्माण करता है तो हमारे लोग जाते हैं उसको तोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली आम आदमी भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो जागरूक करना भी जरूरी है और हम लोग सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया आप लोग के सहयोग से इसको और ज्यादा प्रचार प्रसार समय समय पे करते हैं। और मैं फिर से इस बात को जोर देना चाहूंगा कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित है। अगर कोई कर रहा है तो वो भाई या तो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेके करे, जहां तक है ना, बिना अनुमति के अगर कोई कर रहा है तो वो कभी ना कभी उस पर बुलडोजर चलेगा ही, टूटेगा ही। तो किसी की गाड़ी कमाई या है ना मेहनत से कमाई हुई पैसा जो है वो बेकार हो जाए, हम लोग भी नहीं चाहते। लेकिन उसके पीछे जो इस तरह के लोग हैं जो ब्रोकर दलाल काम कर रहे हैं, हम लोग आगे आने वाले समय में उन पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको भी माफिया कैटेगरी में डालेंगे। एक सवाल ये आता है कि जैसे जब आप आए थे यहाँ पर तो उस समय जो वसूली का वो था, जो बकाया था, आरती जो होती थी, वो 500 करोड़ के आसपास था। वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अभी वर्तमान में खैर के आसपास करोड़ के आसपास हो गया है। तो एक हमको लगता है ये राजस्व बड़ा मामला है ये। नहीं, ये तो देखिए रेरा के मामले हमें लगता है पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटीज और बिल्डिंग्स यहाँ। शुरू में जब हमने इस जनपद में कार्यभार ग्रहण किया था तो सबसे ज्यादा शिकायतें आलसी की वसूली की ही आती थी। अब मुझे ये प्रसन्नता है कि बहुत ही कम लोग हमारे कार्यालय आते, अभी भी हैं, बहुत कम लोग आते हैं, और क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लीगल वो हैं कि कोई एनसीएलटी में चला गया, कहीं से स्टे करा लिया। लेकिन वसूली में काफी अच्छी प्रगति हुई है। अभी हमारा एवरेज लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए पर मंथ हम लोग वसूली कर रहे हैं, जो कि पहले बहुत कम था, बहुत ही कम था। पिछले अगर एक साल की बात करें तो एवरेज 50 करोड़ के हम लोग लगभग 500 से 600 करोड़ लगभग एक साल में, और 2 साल कार्यकाल में देखें तो और भी ज्यादा वसूली हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे है ही नहीं, और वो बिल्डर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो कहीं बाहर का है, तो उसकी कोई वही जमीन बची हुई है या कोई आधा बना हुआ बिल्डिंग है, उसको हम ऑक्शन करते हैं तो कोई ऑक्शन में आता नहीं है। तो थोड़ी डिफिकल्टी ऐसे बिल्डर्स के साथ हो रही है जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या वो यहाँ पे रहते नहीं है, या कहीं किसी कोर्ट से स्टे वगैरह हो गया है, या कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा रखा है। अदरवाइज जो भी वसूले जाने योग्य है, हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है और आगे भी इसमें हम लोग तेज प्रगति करते रहेंगे। आने वाले 2-3 महीने में आपके जिले को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, एक बड़ा हमारे लिए उपलब्धि भी होगी हम लोगों के लिए। और एज जिलाधिकारी आप सुरक्षा दल के अध्यक्ष तो वहाँ रहेंगे, काम और बढ़ने वाला है, तो इस पर क्या आपकी कोई रणनीति ऐसी है कि कैसे हम एयरपोर्ट की सुरक्षा और बाकी चीज़ों को लेकर के काम करेंगे? देखिए, एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, और ये सही कहा आपने, हम सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि वो धरातल पे उतरी और एक सफल लैंडिंग हुई अभी पिछले महीने आपने देखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे है ही नहीं, और वो बिल्डर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो कहीं बाहर का है, तो उसकी कोई वही जमीन बची हुई है या कोई आधा बना हुआ बिल्डिंग है, उसको हम ऑक्शन करते हैं तो कोई ऑक्शन में आता नहीं है।
तो थोड़ी डिफिकल्टी ऐसे बिल्डर्स के साथ हो रही है जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है या वो यहाँ पे रहते नहीं है या कहीं किसी कोर्ट से स्टे वगैरह हो गया है या कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा रखा है। अदरवाइज जो भी वसूले जाने योग्य है हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है और आगे भी इसमें हम लोग तेज प्रगति करते रहेंगे। आने वाले 2-3 महीने में आपके जिले को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। एक बड़ा हमारे लिए उपलब्धि भी होगी हम लोगों के लिए। और एज ए जिलाधिकारी आप सुरक्षा बल के अध्यक्ष भी वहाँ रहेंगे, काम और बढ़ने वाला है। तो इस पर क्या आपकी कोई रणनीति ऐसी है कि कैसे हम एयरपोर्ट की सुरक्षा और बाकी चीज़ों को लेकर के काम करेंगे? देखिए, एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी और ये सही कहा आपने। हम सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि वो धरातल पे उतरी और एक सफल लैंडिंग हुई अभी पिछले महीने आपने देखा रिकॉर्ड टाइम में। हाँ, बहुत कम समय में, मतलब इतनी जल्दी पूरे देश में कहीं पे भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं तैयार हुआ होगा और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ये पहला प्रोजेक्ट होगा। इसमें पूरी टीम काफ़ी अच्छे से काम किया और आगे भी जो उसके एक्सपेंशन के लिए जो फेज 2 या फेज 3 में काम होना है उसमें भी काम हम लोगों ने काफ़ी कर लिया है। बहुत सारी लैंड बैंक हम लोगों की बन गई है और आगे प्रोसेस चल रहा है। ऑपरेशन के लिए जो जो कमिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आपने सही बोला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कई कमिटीज़ के उसमें अध्यक्ष होते हैं और उसमें चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित हो या एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से संबंधित हो या इमरजेंसी जो सर्विसेज होती है उसकी भी एक कमेटी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं। तो इसमें लगातार हम लोग की पिछले कई 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, कई बैठकें हम लोगों ने इसमें करी हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके जो रूल्स हैं उसके बारे में सबको बताया गया है और सब लोग अब वो हो गए हैं, अपने उसके रोल के बारे में सब लोग जान गए हैं, विजिट कर लिया है। तो हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथली ही हमारा सारा काम हो जाएगा। मेरा अंतिम सवाल और आपसे है कि आप रहने वाले हैं कुशीनगर के, पूर्वांचल के जिले के रहने वाले हैं। आपने मैक्सिमम जो काम धाम भी किया है, आपका जो नौकरी का समय बीता है वो भी लगभग उधर ही का एक कल्चर जो होता है। अंतिम पोस्टिंग आपको जौनपुर के लोग जानते हैं। आप इधर आए हैं, एनसीआर में आप काम कर रहे हैं, तो एज ए जिलाधिकारी क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती हैं और क्या आपको अच्छा, मतलब ये जो अवसर मिला है आपको यहाँ पर, उसमें क्या आपको लगता है कि नहीं ये मुझे एज ए डीएम एज IAS? देखिए, जिले में सरकार की तो योजनाएं लगभग हर जिले में सेम ही होती हैं। जो योजनाएं जौनपुर में थी या उसके अन्य जिलों में थी, वही योजनाएं यहाँ भी एज ए जिलाधिकारी हमें उनको देखना होता है। तो उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि भाई जैसे जौनपुर जिला था, वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो वहाँ पे लोगों की जरूरतें, वहाँ पे लोगों की शिकायतें, वहाँ पे प्रशासन से जो एक्सपेक्टेशन था वो अलग स्तर का था। यहाँ पे चूंकि अर्बनाइज्ड, मोस्टली अर्बनाइज्ड है, हालांकि रूरल पॉपुलेशन यहाँ भी है लेकिन ज्यादातर अर्बन पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, वो एकदम अलग है और प्रायोरिटीज भी अलग हैं यहाँ पे। जैसे हम लोगों के लिए जौनपुर में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट 25,000 होता था, तो यहाँ पे केवल 5 या 10 5 लोगों को भी ढूंढना मुश्किल होता है। तो प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है कि हर व्यक्ति के साथ संवाद बना के काम करना, जो भी शिकायत है उसका क्वालिटेटिव गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना पूरे उसी इंटेंशन के साथ जैसा कि सरकार ने उनको बना। तो इन्हीं सारी प्रायोरिटीज के साथ हम लोग काम करते हैं और हमें लगता है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, शासन की प्राथमिकताएं हैं, उन पे हम लोग पूर्वांचल के जिलों में भी काम कर रहे थे, यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बट ये है कि यहाँ की चुनौतियां अलग हैं, उनको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।